हेलो फ्रेंड्स, हैव अ सिप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विद कौशल पराशर के इस नए एपिसोड में हम लोग आज जानने वाले हैं कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे इसमें, जैसे व्हाई बैलेंस शीट इज कॉल्ड बैलेंस्ड, व्हाट इज बैलेंस्ड इन बैलेंस शीट, शेयर होल्डर इक्विटी को क्यों लायबिलिटीज में रखा जाता है, और इसके अलावा कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब लायबिलिटीज हैं या एसेट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट 2021 है। इसमें हम सबसे पहले बैलेंस शीट तक जाएंगे। बैलेंस शीट है 272 पे, एज एट मार्च 31 मार्च 2021। सबसे पहली चीज इसमें नोट करने की ये होती है, टोटल एसेट्स इक्वल टू 73,819 करोड़, टोटल लायबिलिटीज 73,819.30 करोड़। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों डेटा जो है एग्जैक्टली 0-0 मैच कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड शीट। ये बैलेंस शीट इसीलिए है क्योंकि इक्विटी इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। इसका एक और भी इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब जो बैलेंस रह गया है, जितना अमाउंट बैलेंस नहीं है, वो शेयर होल्डर इक्विटी में आना चाहिए। इसका मतलब बैलेंस शीट में जितनी लायबिलिटीज दी गई हैं, इसमें से अगर आप टोटल एसेट को घटा दें तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी होगा। ठीक है, इससे पहले हम बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज। सबसे पहला सवाल, शेयर होल्डर इक्विटी या जो भी अदर इक्विटी है वो लायबिलिटीज साइड में क्यों लिखी हुई है? ये तो एसेट होना चाहिए। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस अज्यूम करिए कि मैं एक कंपनी हूँ। क्योंकि मैं एक कंपनी हूँ, मेरे बहुत सारे शेयर्स हैं, मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा। मुझ में जो भी पैसा लगाएगा वो मेरा शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर्स ने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं बिजनेस चला सकूं। तो क्या वो शेयर होल्डर्स अपना पैसा वापस नहीं मांगेंगे? उनको उम्मीद होगी कि उनके पैसे पे कुछ अच्छा रिटर्न आएगा और वो कम से कम अपना पैसा वापस आने की उम्मीद तो रखेंगे ही। तो इसका मतलब है कि मुझे वो पैसे कभी ना कभी चुकाने हैं। अगर मैं कंपनी हूँ, मैं आईटीसी हूँ, तो मुझे वो पैसे कभी ना कभी चुकाने हैं। तो मेरे लिए तो वो पैसा लायबिलिटी ही हुआ, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, भले वो कंपनी में रखा हुआ हो, लेकिन वो कैश कभी ना कभी मुझे वापस करना पड़ेगा। सो दैट वुड बी अ लायबिलिटी फॉर मी। नाउ अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक अमाउंट लिखा हुआ है 60347 और इसके सामने लाइन आइटम लिखा हुआ है एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट। इसका मतलब है कि जितने भी सब्सिडरीज हैं इसकी, उनमें ओनर के लिए कितनी इक्विटी है। आपको याद होगा ऐसा ही एक टर्म पी&एल स्टेटमेंट में भी था जिसपे हमने ईपीएस का कैलकुलेशन किया था। अगर आप बाकी बैलेंस शीट्स देखें दूसरी कंपनियों के, तो आपको अदर इक्विटी का भी लाइन आइटम का डिटेल मिल जाएगा शेड्यूल्स में, पर इसमें नहीं दिया है। इसमें नॉर्मली कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम आते हैं। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए सुरक्षित किया गया पैसा जो होता है, जो रिजर्व करके रखा गया है, वो कैपिटल रिजर्व आता है। जब भी शेयर मार्केट में लिस्ट होता है तो वो फेस वैल्यू पे तो लिस्ट नहीं होता है। फेस वैल्यू से ऊपर जितना पैसा लिया गया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। वो भी इस अदर इक्विटी में ही आता है। अगर आप शेड्यूल नंबर 15 पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ऑर्डिनरी शेयर 1 रुपए का है और कुल मिला के इतने नंबर ऑफ शेयर हैं। इतने नंबर ऑफ टोटल शेयर हैं जितने इतने को सब्सक्राइब किया गया है, इतने को इशू किया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा? जब आप फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू यानी कि 1 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर यानी कि 123088444231। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला लाइन आइटम है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी क्यों है? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसका मोटा मोटा आंसर ये है कि नॉन करंट लायबिलिटी वैसी लायबिलिटीज है जिनको कंपनी को चुकाना है रिपोर्टिंग डेट से 1 साल के बाद। जब उन्होंने ये बैलेंस शीट रिपोर्ट किया होगा उसके 1 साल के बाद अगर चुकाना है, 365 दिन से ज्यादा है उनके पास इस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे। सिमिलरली अगर 1 साल के अंदर इस लायबिलिटीज को पूरा करना है तो वो करंट लायबिलिटीज में आएंगे। तो पहले नॉन करंट लायबिलिटीज को देखते हैं। इसमें पहली है फाइनेंशियल लायबिलिटी, जिसमें पहला है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के लिए शेड्यूल नंबर 16 पे जाना होगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखी गई बोरोइंग को नॉन करंट बोरोइंग भी कहते हैं या लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ नोट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट फ्री डेफरल पीरियड ऑफ 14 ईयर्स एंड रीपेएबल बाय 2025-26। ये गवर्नमेंट का दिया गया कोई टैक्स इंसेंटिव है जिसे कंपनी को 14 साल में चुकाना है। इस कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री सेल्स टैक्स। ये बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत कम है, लेकिन इसका एक और भी नजरिया हो सकता है कि कंपनी को कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, या फिर कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, या फिर कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करने का अपना कोई प्लान या आइडिया है नहीं। इसके बाद वाला लाइन आइटम है लीज लायबिलिटीज। लीज लायबिलिटीज आप समझ पा रहे होंगे, जैसे नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो प्रॉपर्टीज कंपनी ने लीज पे ली है उनका किराया, उनका रेंट चुकाना, वो लीज लायबिलिटीज में आएगा। फिर वो चीज कुछ भी हो सकती है, व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड, एनीथिंग कुड बी। इन सबको आप शेड्यूल 17A 17B पे जाके देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। प्रोविजन पेज नंबर 318 पे मिलेंगे। नाउ प्रोविजंस क्या होते हैं? जैसा कि आप यहाँ पर डिटेल में देख पा रहे होंगे, अक्सर वो खर्चा होता है जो कर्मचारियों के लिए अलग कर दिया जाता है, ग्रेच्युटी में, लीव एनकैशमेंट में, पीएफ एक्सेट्रा में।
अगला लाइन आइटम देख लेते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपको याद होगा मैंने पिछली बार डिप्रिसिएशन में बताया था, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स इन दोनों में डिप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट होता है। तो इस खर्चे को कंपनी इसीलिए अलग करके रखती है क्योंकि कंपनी नियर फ्यूचर में एडिशनल टैक्स पे करने की कंडीशन देखती है, तो जितना कैलकुलेट हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इस पैसे को चुकाना ही है तो अलग करके रखा गया है। जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट लाइन आइटम थे नॉन करंट लायबिलिटीज में वो खत्म हो गए। अब हम लोग करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज में भी जो बड़े टर्म्स हैं वो सेम रहेंगे, बाकी अंदर की डिटेलिंग अलग हो। करंट लायबिलिटीज में पहला टर्म है बोरोइंग। बोरोइंग की डिटेलिंग आपको शेड्यूल नंबर 20 पे मिलेगी। ये भी अच्छी चीज है कि लोन फ्रॉम बैंक बहुत कम है, इतनी हैवी मार्केट कैप कंपनी में 3 करोड़ का 4 करोड़ का ही लोन। इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग या करंट बोरोइंग भी कहते हैं। यहाँ करंट या शॉर्ट टर्म ये दिखाने के लिए है कि इस बोरोइंग को 1 साल के अंदर सेटल करना है, जल्दी सेटल करना है, यूजुअली विद इन 365 डेज, इसीलिए ये करंट लायबिलिटीज में आता है। इसके बाद वाला आइटम है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल इसलिए क्योंकि कंपनी जो भी सामान खरीदती है हमेशा वो डेबिट में नहीं खरीदती, मोस्टली क्रेडिट में खरीदती है। हर कंपनी में आपको ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल मिलेंगे, क्योंकि कंपनी क्रेडिट पे खरीदती है तो कई बार डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट पे देती भी है। ट्रेड पेएबल वो अमाउंट है जो मटेरियल सप्लाई करने वाले को, वेंडर्स को, रॉ मटेरियल देने वाले को, सर्विस देने वाले को, स्टेशनरी सप्लायर को जो पैसा देना है, उनसे सर्विसेज या मटेरियल इन्होंने क्रेडिट पे लिया है, इसको अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। आपको ध्यान होगा सेम 17A 17B में आपको लीज लायबिलिटी, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी 17A 17B में ही उसका भी नोट नंबर, वैसे ही अदर करंट लायबिलिटीज भी शेड्यूल नंबर 19 में है, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज भी शेड्यूल नंबर 19 में, साथ ही प्रोविजंस, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, तो हमने ऑलरेडी नोट नंबर 18 में कवर किया है। आप देख पा रहे होंगे दोनों के प्रोविजंस का नोट नंबर सेम है, शेड्यूल नंबर सेम है। हमें अमाउंट से ज्यादा मतलब होता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं घुस रहा हूँ। हालांकि इसको कैसे चेक करना है और डिटेलिंग कैसे जाननी है उसको मैं पहले ही आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके बाद हम जानेंगे कि बैलेंस शीट का नेक्स्ट हाफ यानी एसेट्स, इसको कैसे पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो।